हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किए थे फ्योल्स के बारे में, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्योल्स, और थोड़ा बहुत हमने फ्योल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक करके कि क्या 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे हेनरी फ्योल ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांट देना। फ्योल का मानना था कि अगर आप काम को बांट दोगे तो काम बेहतर तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी टास्क में अगर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, अगर वो उसके मनपसंद टास्क अगर उसको मिल जाए, तो काम क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। उस काम को वो सिंसियर तरीके से करेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लेके करेगा। उनका ये मानना था कि देखो, एक सिंगल मैनेजर में एक सिंगल एम्प्लॉय में बहुत सारी चीज़ें एक साथ वो हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप काम का एलोकेशन करोगे, वर्क का एलोकेशन करोगे, डिवाइड कर दोगे काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग लोगों में, भाई आप जिस काम में एक्सपर्ट हो उस काम को पकड़ो और काम शुरू कर दो। ठीक है। तो उनका ये कहना था कि फ्योल वॉज इन फेवर ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट विल ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एंड इफ द वर्क इज डिवाइडेड अमंग वर्कर्स, देयर ड्यूटीज आर फिक्स्ड, दे विल वर्क मोर सिंसियरिटी। अगर काम बांट दिया जाता है वर्कर्स के बीच में, ड्यूटीज अगर उनकी फिक्स कर दी जाती हैं, तो वो सिंसियर तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय सिंगल मैनेजर एफिशिएंटली। जाहिर सी बात है, अगर कोई सिंगल मैनेजर है वो एक साथ सारे फंक्शंस को तो परफॉर्म नहीं कर सकता ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को अगर परफॉर्म करेंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे, काम बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो फ्योल भी यही चाहते थे कि जो एम्प्लॉय जिस काम में एक्सपर्ट है, जिस काम को वो अच्छी तरीके से कर सकता है, जिस टास्क को वो कंप्लीट कर सकता है, उसको वही टास्क दिया जाए। ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, according to this principle, there should be a proper balance between the authority and responsibility. Authority is the duty which subordinate is expected to perform. ठीक है, एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। मतलब ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को कंपनी का एमडी बनाया। ठीक है। अगर उसे एमडी की पोजीशन मिलती है, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन मिलती है, तो उसके पास ये अथॉरिटी हो गई, उसके पास पावर आ गई। लेकिन अगर उसके पास उस काम को करने की कोई जिम्मेदारियां ही नहीं है, तो क्या मतलब ऐसी पावर का। और अगर उसके पास पावर है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर उसके पास पावर नहीं है उस काम को करने की, जैसे अगर वो एमडी होने के नाते ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए अगर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, तो ऐसी पावर का भी क्या काम। तो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई बंदा एमडी की कुर्सी पर बैठा है, उसके पास जिम्मेदारियां बहुत है, लेकिन अगर वो कंपनी के हित में डिसीजन नहीं ले सकता कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो उसको उस कुर्सी का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि अगर वो एमडी की कुर्सी पर बैठा है। लेकिन अगर एमडी की कुर्सी पर बैठा है, अगर वो पावर दे रहा है, जिम्मेदारियां ही नहीं है उसके पास, तो क्या मतलब ऐसी पावर का, कोई काम करने को ही नहीं है उसके पास, तो क्या मतलब। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस काम को करने की आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, और अगर अथॉरिटी है तो उस काम को करने की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना ज़रूरी है। ठीक है। द टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर ऑफिशियल अथॉरिटी विच इज द अथॉरिटी टू कमांड। दो तरीके की अथॉरिटी होती है, एक तो अथॉरिटी टू कमांड एंड पर्सनल अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी टू कमांड, जैसे आपने किसी को ऑर्डर दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि आप ये काम परफॉर्म करो, आप ये काम परफॉर्म करो। एक पर्सनल अथॉरिटी होती है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैनेजर को दी जाती है। ठीक है। तो इफ द प्रॉपर अथॉरिटी इज नॉट डेलीगेटेड टू द एम्प्लॉयज, they cannot perform their duties effectively, making achieving the organization objective difficult. ठीक है, अगर कोई प्रॉपर अथॉरिटी डेलीगेट नहीं की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एम्प्लॉयज़ को उसको जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी, तो ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं हो सकती है, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव नहीं होंगे। तो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, डिसिप्लिन। देखो, इसको समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, हम सबको पता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उसके अपने खुद के कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। ठीक है। और कोई भी एम्प्लॉय होता है तो उसे उन नियमों का, उन कायदे कानून का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय को डर होना चाहिए कि अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है, तो उसको पेनल्टी लग सकती है। ठीक है। तो किसी भी एम्प्लॉय को डिसिप्लिन में रहकर ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ज़रूरी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड।
यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है कि एक जो एम्प्लॉय है, सपोज करो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। एक जो एम्प्लॉय है वाई, उसको जो भी ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो एक्स से ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाई एक्स के अलावा किसी और को भी रिपोर्ट कर रहा है। एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर, ठीक है। एक ही सुपीरियर से किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्डर मिले, इंस्ट्रक्शंस मिले, जिससे क्या होगा ना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अगर एक एम्प्लॉय के दो चार बॉसेस होंगे तो वो किस किस की सुनेगा? ऑब्वियसली बात है। हाँ, ये हो सकता है कि एक्स के अंडर में जेड आ जाए, एक्स के अंडर में डब्लू आ जाए, ठीक है। तो ये जो तीनों लोग हैं वो लोग भी किसको रिपोर्ट करेंगे? एक्स को ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जेड किसी और के जाके ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस मांग रहा है, डब्लू किसी और के जाके ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस मांग रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्स के अंडर में ये तीनों हो सकते हैं और ये तीनों एक सिंगल पर्टिकुलर बॉस को ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर, ठीक है। ये एक बॉस है और उसके अंडर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इन सबको किसको रिपोर्ट करना होता है? इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जाके किसी और बॉस को भी जाकर अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, नहीं। तो एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एंड देयर शुड बी अ क्लियर कट चेन ऑफ कमांड। इट मीन्स दैट पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय के दो चार बॉसेस होंगे तो वो काम ठीक से नहीं कर सकता, ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसके इंस्ट्रक्शंस मानूं, किसके ऑर्डर्स को फॉलो करूं। तो एक एम्प्लॉय अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, ऑर्डर्स को रिसीव करता है, उसका अगर एक ही बॉस होता है तो काम क्या है, उसको समझ आता है कि भाई मुझे उसी बंदे की बात माननी है, यही मेरा एक बॉस है और जो ये बोलेगा मैं वही करूंगा और मैं इसी को रिपोर्ट दूंगा, ठीक है। अगर किसी भी एम्प्लॉय के पास दो चार बॉसेस आ गए, अगर वो दो चार बॉसेस की सुनने लग गया, ठीक है, सबको सबके ऑर्डर्स मानने लग गया, तो वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे एंड एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम द वन सुपीरियर, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Unity of direction is principle developed by Henry Fayol and which state that each group in a company with same objective must have one head and one plan. ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटी शुड बी कैरिड अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड। देखो, इसका मेन जो कंसर्न है, फ्योल का कहना था कि देयर शुड बी अ वन प्लान, देयर शुड बी अ वन प्लान, वन हेड एंड हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक। उनका ये कहना था कि एक डिपार्टमेंट का केवल एक ही हेड हो और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक ही प्लान हो, सेम ऑब्जेक्टिव को, सेम ऑब्जेक्टिव्स के साथ चले वो पूरा का पूरा ग्रुप। इससे क्या होगा? जितनी भी एक्टिविटीज है ना, वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो उस हेड के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से ही चलेंगी। जो हेड होगा वही उस पर्टिकुलर ग्रुप को लीड करेगा, ठीक है, क्योंकि उनका एक सेम ऑब्जेक्टिव है, एक सिंगल प्लान है। उनका ये कहना है कि पहले एक प्लान कंप्लीट हो जाए, हमारे एक प्लान का हमारा टारगेट अचीव हो जाए, तब जाके हम दूसरे प्लान्स को अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मल्टीपल प्लान्स बना के आप लेके चल रहे हो इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज में, इससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए एक हेड होना चाहिए, एक सिंगल प्लान होना चाहिए एंड हैविंग विद द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक प्लान है, एक हेड है एंड विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स एंड सिंगल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज आर कैरिड अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड। सो देयर शुड बी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन ऑल द एक्टिविटीज। सो जिससे क्या होगा ना, जितनी भी एक्टिविटीज है उनके बीच में एक प्रॉपर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनेगा एंड दिस प्रिंसिपल एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इससे क्या होगा ना, अननेसेसरी डुप्लीकेशन नहीं होगा काम का, ठीक। नाउ नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो, इसका मेन जो कंसर्न है, फेयोल ने बोला था कि आप पहले ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी को समझो। हमारे लिए सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन को आगे रखना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में है। There are always all kind of interest in an organization. In order to have an organization function well, Henry Fayol indicated that personal interests are subordinate to the interest of organization. ठीक है, the primary focus is on organization objectives and not on those of individual. Major जो concern है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। आप आपके काम बाद में देखो, पहले ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय कहता है कि नहीं यार, कि सर मेरी फैमिली में फंक्शन है तो मुझे एक दिन या दो दिन की छुट्टी चाहिए, और उसी टाइम अगर मैनेजर कहता है कि नहीं, ये टास्क हमें अभी अचीव करना है,
तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना फैमिली फंक्शन को अटेंड करेगा या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा? ऑब्वियसली बात है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये डेडलाइन है और मैं इस डेडलाइन से बाहर नहीं जा सकता। तो कोई भी काम हो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर ना ध्यान देकर हम पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं। पहली प्रायोरिटी हमें ऑर्गेनाइजेशन को ही रख देनी होती है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में आता है। ठीक है, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल लेवल्स ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द मैनेजर्स। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल इंटरेस्ट मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर दोज ऑफ इंडिविजुअल, राइट? Now next, remuneration of employees. According to this principle, remuneration should be fair and satisfactory to both employees and organization, and this principle leads to harmonious relation in the organization. Fair remuneration should be determined based on government rules and related to wages, financial position of the organization, nature of work and cost of living. ठीक है, इनका इस प्रिंसिपल में फ्योल ने बताया था कि जो भी आप एम्प्लॉयज़ को वेजेस दो वो फेयर वेजेस होना चाहिए, मतलब पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। ऐसा वेजेस दो जिससे ना तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान हो, ना ही उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय में दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशन मेंटेन होते हैं। ठीक है, तो जो फेयर रिम्यूनरेशन डिसाइड किया जाए, जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो तय किया गया, जो फेयर वेजेस एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उस हिसाब से वेजेस मिले, जिससे क्या है दोनों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एंड उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठ सके। ऐसा नहीं हो कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऑर्गेनाइजेशन पार्शलिटी कर रही है कि नहीं, हमको जिस हिसाब से काम पकड़ाया गया था हमने उतना काम करके दिया लेकिन हमको उतना पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो किसी भी एम्प्लॉय को फेयर वेजेस देना एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ही जिम्मेदारी होती है, राइट? नाउ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है मतलब डेलीगेट या डिस्ट्रीब्यूट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, डेलीगेट द अथॉरिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्योल का ये मानना था कि देखो, सेंट्रलाइजेशन कुछ अथॉरिटी आप अपने पास रखो, लेकिन कुछ अथॉरिटी आप डेलीगेट कर दो। ठीक है, आपके मिडिल लेवल के लोगों को और आपके लोअर लेवल के लोगों को। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड हो। हाँ, कुछ टॉप ऑफ द अथॉरिटी के पास कुछ ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जो वो डेलीगेट नहीं कर सकते, लेकिन जो अथॉरिटीज वो डेलीगेट कर सकते हैं वो डेलीगेट करते हैं लोअर लेवल के लोगों को और एक मिडिल लेवल के लोगों को। ठीक है, उसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, the degree of centralization and decentralization depends on various factors such as experience of employees, ability of subordinate, size of the organization. ठीक है, so there should be balance between the centralization and decentralization. Now next principle क्या कहता है, scalar chain. According to this principle, there is a scalar chain of authority and communication that moves in a straight line from superior to lowest subordinate. ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं वाइस वर्सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एम्प्लॉय को अगर हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी में कम्युनिकेट करना है, अगर अपना मैसेज पहुंचाना है, वो बात करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जैसे सपोज करो ई है ना, ई एक लोअर लेवल का एम्प्लॉय है, अगर उसको अपनी बात कहनी है एक हायर अथॉरिटी से, ए तक अपनी बात पहुंचानी है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, अपनी पहले बात जाके डी को बोलेगा, ये डी उसका सीनियर हो गया। ठीक है, डी कम्युनिकेट करेगा सी से, सी कम्युनिकेट करेगा बी से, देन बी के बाद जो बात पहुंचेगी सीधा ए तक। ठीक है, इससे क्या होगा, ये फॉर्मल चेन ऑफ कमांड है। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं स्केलर चेन ऑफ कमांड। ठीक है, हाईएस्ट टू लोअर्स लेवल एंड लोअर टू हाईएस्ट लेवल तक बात पहुंचाने का एक अपना सिस्टमैटिक तरीका। ठीक है, हाँ, हेनरी फ्योल ने एक जो निकाला था, एक प्लान निकाला था जिसे हम कहते हैं गैंग प्लान। उस केस में क्या होता है कि अगर ई को एक इमरजेंसी में अगर बात करनी है डायरेक्टली आई से, तो अगर वो ई डी तक पहुंचेगा, डी सी तक पहुंचेगा, सी बी तक, बी ए, फिर ए टू एफ, एफ टू जी, इससे क्या होगा ना, बहुत टाइम मतलब वेस्ट होगा। ठीक है, तो फ्योल ने एक गैंग प्लान करके एक फॉर्मूला निकाला था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि भाई अगर ई को इमरजेंसी में अगर बात करनी है, आई तक अपनी बात पहुंचानी है, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, उसको इतना लंबा घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल देखो, ई वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद आई फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है, द मैसेज शुड ऑलरेडी मूव फ्रॉम ई टू डी, then C to B, E, A, and then down from A to F, then D, G, H, and finally to I. So this will take lots of time. So to avoid delay in work, काम को डिले ना हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगे, इसी चक्कर में इमरजेंसी में अगर किसी भी एम्प्लॉय को अगर आई तक अपनी बात पहुंचानी है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, उसको इतना लंबा घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना फॉर्मल वे में बात पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो इन दिस कॉन्सेप्ट ई कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद आई ऑन अर्जेंट मैटर. द गैंग प्लान should allows two employees of the same level to communicate directly with each, but each must enforce to its superior. ठीक है, तो जो सेम लेवल के लोग हैं वो डायरेक्टली इमरजेंसी में जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है. देखो, ई के लेवल में आई है, डी के लेवल में एच है, सी के लेवल में जी है, बी के लेवल में एफ है, ठीक है. अगर इनको आपस में अगर कम्युनिकेट करना है अर्जेंट बेसिस पे, तो वो लोग इतना लंबा घूम के नहीं जाएंगे, ठीक है, वो लोग डायरेक्टली अर्जेंट बेसिस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं. अदरवाइज जो भी चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है, वो एक एम्प्लॉय को अगर अपनी बात पहुंचानी है ए तक, तो वो एक स्केलर चेन ऑफ कमांड के थ्रू जाता है, ठीक है. तो जो इमरजेंसी वाला जो फंडा जो लेके आए थे फ्योल, उसी का नाम रखा था उन्होंने गैंग प्लान, ठीक. ना नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर. Under this principle, it is important to allocate resources such as manpower, equipment, and money in a systematic manner, choosing the right employee for each task and effectively managing them in an integral part of maintaining order in an organization. देखो, ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि किसी एम्प्लॉय पे ऑर्डर चलाना है, नहीं. ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपकी सिस्टमैटिकली अरेंज होनी चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में होनी चाहिए, चाहे वो मैन पावर हो, इक्विपमेंट हो, मनी हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल ABCDEFG करके हम एक ऑर्डरली सेट करते हैं, ऑर्डरली चीज़ों को अरेंज करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ए के बाद जेड आ गया, जेड के बाद डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद फिर बी आ गया, आगे पीछे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अगर आप कोई भी चीज़ को अरेंज कर रहे हो तो उसको सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज करो, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो मनी हो, ठीक. राइट थिंग राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं? इक्विटी. According to this principle, there should not any discrimination among employees based on religion, caste, language और नेशनलिटी, ठीक है. कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके बीच में आपस में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, लैंग्वेज या नेशनलिटी को लेकर, ठीक है. हर किसी में एक अपनी समानता हो, क्योंकि देखो, एट द एंड उनको काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक आपस में उनकी एक फैमिली बन जाती है जब वो लोग काम करते हैं. तो आपस में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए लोगों के दिमाग में कि भाई वो इस रिलीजन का है, वो इस कास्ट का है, ठीक है. तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. एंड इक्विटी एंश्योर कोऑर्डिनेट रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है. इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में, एंड इट लीड्स टू द स्मूथ एंड सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज. इट इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, क्रिएटिंग रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज. किसी भी मैनेजर एंड एम्प्लॉयज के बीच में अगर अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है, अगर ये चीज़ें किसी के भी मन में नहीं आती और सब आपस में एक दूसरे से तालमेल बिठा के काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का एक मोटिवेशन बूस्ट होता है, ठीक है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है कंपनी में काम करते टाइम, ठीक. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. According to this principle, there should be a proper effort to achieve stability and continuity of employment. And the stability of tenure of personal principle of management suggests that the company must offer job security for the employees. देखो, basically फ्योल ने इसमें इस प्रिंसिपल में ये बताया है कि कोई भी एम्प्लॉय का कितने टाइम तक टिकना, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय इतनी जल्दी छोड़कर ना जाए, उसका रिटेंशन होना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्या करे जिससे एम्प्लॉय लंबे टाइम तक रिटेन रहे, एग्जिस्ट रहे, ठीक है. इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को उसकी एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है. उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कंपनी कभी भी निकाल दे, ठीक है. तो रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़रूरी होता है. इससे क्या होता है ना कि अगर देखो, एम्प्लॉय अगर बार बार कंपनी छोड़ेगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान है और एम्प्लॉय की भी स्टेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है. तो जो फ्योल थे वो यही चाहते थे कि जो भी एम्प्लॉय है वो लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट रहे, राइट. नेक्स्ट है इनिशिएटिव.
According to this principle, workers should encourage and should be given an opportunity to take initiative in making and executive the plan. उनका ये कहना था, फ्योल ये चाहते थे कि देखो कोई भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको आके होके हर काम में इनिशिएटिव लेना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी मैनेजर्स की। तो मैनेजर्स को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो ऐसा नहीं हो कि किसी के दिमाग में कुछ अच्छा आइडियाज़ आ रहे हैं लेकिन अगर वो अपना आइडियाज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। नहीं, अगर किसी भी एम्प्लॉय को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो आगे होके हर चीज़ में पार्ट ले, अपना इनिशिएटिव दिखाए। और उसके लिए इससे क्या होता है ना, एम्प्लॉय अपने आप में मोटिवेट होते हैं। उनको अच्छा लगता है अगर उनके काम को इनकरेज किया जाता है, उन्हें अगर इनिशिएटिव लेने का मौका मिलता है, उससे क्या है, उनकी एम्प्लॉयज़ की अंदर की सैटिस्फैक्शन डेवलप होती है। ठीक है? इससे क्या होता है, उन्हें हर काम को करने में इंटरेस्ट होता है, और ऑर्गेनाइज़ेशन भी यही चाहती है कि जो भी एम्प्लॉयी आगे होके इनिशिएटिव लेता है या इनिशिएटिव में काम करता है, वो बेहतर तरीके से कर सकता है, परफ़ॉर्म कर सकता है ऑर्गेनाइज़ेशन में, राइट? नाउ लास्ट इज़ एस्पिरेटरी कॉर्प्स। According to this principle, management should take reasonable steps to develop a sense of belongingness and feeling of team spirit among the employees. ठीक है, इस प्रिंसिपल में बेसिकली फ्योल ने बताया कि एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में टीम स्पिरिट होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें। एंड इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स नीड टू बी इंटीग्रेटेड। ठीक है, एंड फॉर दिस पर्पज अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप टीम में काम करोगे ना तो आप बेहतर तरीके से रिजल्ट्स दे पाओगे। अगर कोई टीम वर्क आता है, उस टीम में अगर कोई हर एक एम्प्लॉय अगर अपने बारे में सोचने लग जाए तो उस टीम का काम नहीं हो सकता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है कि हर एक एम्प्लॉय को वो ऐसे लेकर चले कि नहीं, एक इंडिविजुअल से काम नहीं पड़ना है, पूरी की पूरी टीम से काम पड़ना है। तो आई की जगह वी वाला फॉर्मूला यूज होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, टीम स्पिरिट डेवलप होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, एंड एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है, और एट द एंड जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल्स हैं वो भी अचीव होते हैं। ठीक है, सो ये तो थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के, 14 प्रिंसिपल्स जो फेयोल ने दिए थे। तो ये इस वीडियो में पूरे कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।